चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्जाम्स पर। आइए हम 5 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। जल्दी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 1933 में हरिजन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितने दिन का उपवास रखा था? तो कितने दिन का उपवास रखा था महात्मा गांधी ने? 21 दिनों का उपवास रखा था, ठीक है। हरिजन आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने 21 दिन का उपवास रखा था, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है, ठीक है। चलो, उनका आंदोलन जो था, एक मिनट, थोड़ा सेटिंग, जो उनका आंदोलन था हरिजन यात्रा के नाम से जाना जाता था। उनका आंदोलन हरिजन यात्रा के नाम से जाना जाता था। नाम हरिजन यात्रा के नाम से, एक मिनट, नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 9 महीने तक चलने वाली एक लंबी यात्रा थी। और ये कब तक? 9 महीने तक चलने वाली तक चलने वाली, बोल रहा हूं भाई, तो राइटिंग गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। लंबी यात्रा थी, ठीक है। आइए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अब महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो जो कि एक भारतीय वकील थे, भारतीय वकील थे, ठीक है, इतना लिख लो। और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर उन्हें उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर बापू जाने जाते, बापू से जाने जाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। और जो एक राष्ट्रीय गेजेटेड हॉलीडे है, गेजेटेड हॉलीडे है, GH जिसको बोलते हैं, ठीक है। वह एक विपुल लेखक थे, मतलब एक लेखक थे। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज 1901 में, इनकी पुस्तक जो थी, पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, जो कि 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुई थी, गुजराती में प्रकाशित हुई थी। उनका विभिन्न आंदोलन है, जैसे कि सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, खेड़ा गांव वाला आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे, सब आंदोलन के नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निजी संपत्ति का यह मौलिक अधिकार नहीं है भाई। आइए इसका भी हम करते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, ठीक है। चलिए जानते हैं मौलिक अधिकारों को। जो मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, ठीक है। जो 1978 में, 1978 में, एक मिनट,
1978 में जो संविधान 44वां संविधान संशोधन था, उसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के जो अधिकार हैं उसको अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। बना दिया गया है। आइए जानते हैं, थोड़ा सा टेबल समझते हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। आइए टेबल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक मिनट, चलो क्या है, समता का अधिकार। पहला है समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार। बोल रहा हूँ भाई, राइटिंग थोड़ा खराब है, सेट अच्छा नहीं है, इसलिए पेन खरीदा हूँ 400 का, भी। स्वतंत्रता का अधिकार, 6 जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके अनुच्छेद के बताते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समझ है ना। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है, अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है, 23 से 24 में इसको रखा गया है, 25 से 28 में इसको रखा गया है, 29 से 30 में इसको रखा गया है और 32 से 35 इसको रखा गया है। ठीक है, अभी अपने पास टाइम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समय। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात है। ये कहाँ है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा जिले में है। कितना ऊंचा है? 1493 फीट ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा है। इसे अब्बे के नाम से भी जाना जाता है, इसे अब्बे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये बाराही नदी द्वारा निर्मित है, बाराही नदी द्वारा निर्मित है। चलो जानते हैं, जो एंजिल जलप्रपात है इसके बारे में जान लो। या वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर ऊंचाई है और गहराई है 807 मीटर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात है। ठीक है, एंजल निर्बाध जलप्रपात है।
आइए जानते हैं जोंग जलप्रपात के बारे में। ठीक है, जोंग जलप्रपात के बारे में। यह भारत में, जो कि कर्नाटक उसी राज्य में है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और शिमोग जिलों के बीच में, शिमोगा जिले के बीच वाले पश्चिमी घाटों के सारावती नदी का एक झरना है। अब आइजोल, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा नहीं बताना, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम को। ठीक है, देखो क्या थे ये? पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम को 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए थे। अभी मुख्य न्यायाधीश कब से कब थे? मुख्य न्यायाधीश ये कब से कब थे? 2019 से, मतलब सितंबर 2019 से जून 2022 तक थे, 23 तक थे सेवा की। पहले जानते हैं, पहले ये हिमाचल के थे मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तेलंगाना और मद्रास। ठीक है, और ये किसके बाद? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा द्वारा छोड़ी गई रिक्तियों को। चलो 1 मिनट वीडियो पॉज करता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने वीडियो पॉज किया था, तो आइए जानते हैं। ठीक है, उन्हें पदभार संभाला था। देखो, उनकी नियुक्ति से न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा द्वारा छोड़ी गई रिक्त को भरा गया। मतलब इनसे पहले जो थे V रामसुब्रमण्यम से पहले थे अरुण कुमार मिश्रा। उनके छोड़ने के बाद यह NHRC अध्यक्ष के रूप में 1 जून 2024 को। आइए जानते हैं NHRC क्या होता है। NHRC क्या होता है? ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। यह होता है, NHRC 1993 में स्थापित हुआ था। ठीक है, जो कि मानवाधिकार यानी कि हमारे अधिकारों का संरक्षण करना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको बोलते हैं, मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदार है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्यों और के कई पदेन सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 और पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष आमतौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। जो इनके अध्यक्ष होते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूर्व जो रिटायर्ड होंगे, या फिर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे आमतौर पर। आइए जानते हैं पिछले न्यायाधीश कौन थे, कब से कब तक थे। जानते हैं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जून 2021 से, अरुण कुमार मिश्रा जून 2021 से जून 2024। ठीक है, न्यायमूर्ति HL दत्तू जो है फरवरी से 2016 से
दिसंबर 2020 तक। न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन, जून 2010 से मई 2020 तक। ठीक है, आइए इनके करियर पर हम कुछ मुख्य बिंदु डालें। तो 30 जून 1998 में को तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, 2006 से 2016 तक मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 2019 में हिमाचल प्रदेश के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ये सेवा का प्राथमिक भूमिका क्या होती है। मतलब सेवा इधर लिखा है, सेना होगा। ठीक है, सेना 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 की प्राथमिक भूमिका होती है बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना। आइए कुछ जानते हैं। रक्षा, सेना का प्राथमिक उद्देश्य ही होता है कि बाहरी खतरों जैसे दुश्मन के हमलों या आक्रमणों से देश की रक्षा करना। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना अपनी सुरक्षा सीमाओं की रक्षा करके राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता निश्चित करते हैं। ठीक है, सैन्य अभियान, जैसे विदेशी शत्रुओं से उत्पन्न खतरों को रोकने या बेअसर करने के लिए युद्ध अभियानों को रणनीति करना। शांति स्थापना करना, सेना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत शांति स्थापना मिशन में भी भाग ले सकती है। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।